स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का। आज हम पढ़ने जा रहे हैं करंट अफेयर्स, जो 19 फरवरी 2026 का करंट अफेयर्स है, जो आपके यूपीएससी, स्टेट पीसीएस जैसे बीपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएससी, जेपीएससी, आरपीएससी, एसपीएससी, एसएससी, सीजीएल, रेलवे, बैंकिंग, दरोगा, डिफेंस, एनडीए जैसे सीडीएस एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको इस क्लास में सीधे एग्ज़ाम ओरिएंटेड और आसान भाषा में कंसेप्ट समझाऊंगा ताकि आप रिवीजन के समय जल्द ही याद कर सकेंगे। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसे समझने के बाद आप एग्ज़ाम में 100% कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में कूनो नेशनल पार्क में 3 नए शावकों के जन्म के बाद भारत में चीतों की कुल संख्या कितनी हो गई है। यानी भारत में चीतों की कुल संख्या कितनी हो गई है। जो हाल ही में कहाँ पे कूनो नेशनल पार्क में 3 नए शावकों की जन्म के बाद भारत में चीतों की कुल संख्या कितनी हो गई है। रिसेंटली आफ्टर द बर्थ ऑफ 3 न्यू क्यूब्स एट कूनो नेशनल पार्क, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ चीताज इन इंडिया। तो जो कूनो नेशनल पार्क में जो 3 नए शावकों के जन्म के बाद चीतों की कुल संख्या कितनी हो गई है। तो ऑप्शन 1 में 25, ऑप्शन बी में 32, ऑप्शन सी में 38, ऑप्शन डी में 45। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। 38 इसका आंसर हो जाएगा। जो कूनो नेशनल पार्क में 3 नए शावकों के जन्म के बाद भारत में चीतों की कुल संख्या कितनी हो गई है। तो 38 हो गई है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 38 इसका आंसर हो जाएगा। जो कूनो नेशनल पार्क में 3 नए शावकों के जन्म के बाद भारत में चीतों की कुल संख्या 38 हो गई है। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो 18 फरवरी 2026 के मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में दक्षिण अफ्रीका से चीता जो लाया गया था गामनी नाम के, कौन नाम के, तो गामनी, जो 3 शावकों को जन्म दिया है। यानी कूनो नेशनल पार्क कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। कहाँ से लाया गया था मादा चीता को, तो दक्षिण अफ्रीका से लाया गया था, यानी दक्षिण अफ्रीका नामीबिया से। और उसका जो उसका गामनी नाम की चीता है, तो कितने 3 बच्चों को जो शावकों को जन्म दिया है। तो भारत में अब कुल चीतों की कुल संख्या कितनी हो गई है, तो 38 हो गई है। भारत में जो चीते 1952 में ही समाप्त हो गए थे। जो भारत में चीतों की कुल संख्या 38 हो गई है। जो भारत में चीते की संख्या 1952 में समाप्त हो गए थे, यानी विलुप्त हो गए थे। तो 2022 में शुरू हुए प्रोजेक्ट चीता के तहत नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीता लाए गए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 38 अब हो गए हैं। भारत में अब कुल चीतों की संख्या 38 हो गई है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 38 इसका आंसर हो जाएगा। कूनो नेशनल पार्क कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। तो उम्मीद है कि आप, और जो चीता का नाम क्या है, मादा चीता का, तो गामनी नाम है, गामिनी। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है कि हाल ही में हॉरिजन 2047 रोड मैप किन 2 देशों के बीच चर्चा में रहा। यानी द हॉरिजन 2047 रोड मैप वाज रिसेंटली इन डिस्कशन बिटवीन विच 2 कंट्रीज। तो ऑप्शन 1 में भारत अमेरिका, ऑप्शन बी में भारत फ्रांस, ऑप्शन सी में है भारत और रूस, ऑप्शन डी में भारत और जापान। तो हॉरिजन 2047 रोड मैप किन 2 देशों के बीच का की चर्चा में रहा है, किन 2 देशों के बीच में चर्चा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत और फ्रांस के बीच हॉरिजन 2047 रोड मैप जो चर्चा हुआ है। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। हॉरिजन 2047 के बारे में देखते हैं। तो हॉरिजन 2047 रोड मैप हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच चर्चा हुआ है। यानी हॉरिजन 2047 रोड मैप
किसके बीच चर्चा हुआ है? तो भारत और फ्रांस के बीच चर्चा हुआ है। यह 25 वर्षीय रणनीतिक ढांचा 2047 की स्वतंत्रता के 100 वर्षों तक रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, AI, अंतरिक्ष, नवाचार जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच आदान प्रदान किया जाएगा। यानी दोनों देशों के बीच रिलेशन स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप में अपग्रेड किया जाएगा। यानी दोनों देश के बीच आदान प्रदान किया जाएगा। किस चीज़ में? तो रक्षा में, स्वच्छ ऊर्जा में, AI में, अंतरिक्ष और नवाचार में किया जाएगा। यानी 2047 तक, यानी भारत के स्वतंत्रता के तब तक 100 वर्ष हो जाएंगे। तो 25 वर्षीय रणनीतिक ढांचा भारत और फ्रांस के बीच किया गया है, जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भारत और फ्रांस। तो अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है कि भारत और किस राज्य ने हाल ही में देश की पहली व्यापक ग्राफीन नीति पॉलिसी को मंजूरी दी है? तो विच इंडियन स्टेट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द कंट्रीज फर्स्ट। तो भारत के किस राज्य ने हाल ही में देश की पहली व्यापक ग्राफीन नीति को मंजूरी दी है? तो ऑप्शन 1 में है कर्नाटक, ऑप्शन बी में है तमिलनाडु, ऑप्शन सी में है केरल, ऑप्शन डी में है महाराष्ट्र। तो भारत के किस राज्य ने हाल ही में देश की पहली व्यापक ग्राफीन नीति को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, केरल इसका आंसर हो जाएगा। जो केरल राज्य ने हाल ही में देश की पहली व्यापक यानी ग्राफीन नीति किसने मंजूरी दी है, जारी किया है? तो केरल राज्य सरकार ने जारी किया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, केरल इसका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं इसके बारे में। जो ग्राफीन नीति, ग्राफीन एक उन्नत नैनो सामग्री है जो असाधारण कठोरता और उच्च विद्युत और ऊष्मीय चालकता के लिए प्रसिद्ध है। यानी नैनो सामग्री है एक ग्राफीन जो असाधारण कठोरता और लचीलापन और उच्च विद्युत और उच्च ऊष्मीय चालकता के लिए प्रसिद्ध है। ग्राफीन को वंडर मटेरियल भी कहा जाता है क्योंकि यह बहुत ही मजबूत, हल्का और उत्कृष्ट विद्युत चालकता वाला पदार्थ है। इसका उपयोग क्या किया जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक्स में, ऊर्जा भंडार में, जल शोधन में, सेंसर में, पैकेजिंग में और कंपोजिट सामग्री में जैसे क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाएगा। तो उम्मीद है कि समझ गए होंगे। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, केरल। तो अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। आइए देखते हैं कि ग्राफीन नीति क्या होता है। तो औद्योगिक और विज्ञान आधारित नीति है जिसका उद्देश्य ग्राफीन रिसर्च यानी डेवलपमेंट और उत्पादन को बढ़ावा देना है। यानी औद्योगिक और विज्ञान आधारित नीति है जो इसका उद्देश्य ग्राफीन रिसर्च, डेवलपमेंट और उत्पादन को बढ़ावा देना है। केरल ने भारत के लिए पहला समग्र ग्राफीन नीति को मंजूरी दिया है। कौन दिया है? तो केरल ने, जिससे राज्य को ग्राफीन आधारित टेक्नोलॉजी को वैश्विक हब बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस तरह की नीति भारत के लिए नवाचार आधारित विकास और हाईटेक उद्योगों के लिए क्या करेगी? केरल की भूमिका को मजबूत और महत्वपूर्ण कदम है यह केरल के लिए, जो यह भारत के लिए क्या करेगी? नवाचार आधारित विकास और हाईटेक उद्योगों के लिए भूमिका निभाएगी, जो वैश्विक हब बनाने के लिए, जो टेक्नोलॉजी का वैश्विक हब बनाने के लिए भूमिका बनाएगी। कौन? तो ग्राफीन नीति। अगला देखते हैं। अगला है क्वेश्चन कि ग्रीन अमोनिया हब के रूप में विकसित होने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन है? यानी ग्रीन अमोनिया हब के रूप में विकसित होने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन है? विच इंडियाज फर्स्ट पोर्ट बीइंग डेवलप्ड एज अ ग्रीन अमोनिया हब। तो ग्रीन अमोनिया हब के रूप में विकसित होने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन है? ऑप्शन 1 में है कांडला, ऑप्शन बी में है BOR चिंदबरनार तूतीकोरिन, ऑप्शन सी में है विशाखापट्टनम या ऑप्शन डी में है पारादीप। तो जो ग्रीन अमोनिया हब के रूप में विकसित होने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, BO चिंदबरनार तूतीकोरिन, जो तूतीकोरिन में है BO चिंदबरनार।
जो ग्रीन अमोनिया के रूप में विकसित होने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन बन गया है? तो BO चिदंबरनार जो तूतीकोरिन में स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। जो BO चिदंबरनार पोर्ट तूतीकोरिन में स्थित है। कहाँ है तूतीकोरिन? तो तमिलनाडु में स्थित है। यह भारत में ग्रीन अमोनिया हब के रूप में विकसित करने वाला चुना गया पहला बंदरगाह है। यानी जो भारत में ग्रीन अमोनिया हब के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया कौन सा बंदरगाह है? तो पहला बंदरगाह है BO चिदंबरनार पोर्ट, जो भारत का पहला ग्रीन अमोनिया हब के रूप में विकसित करने वाला पहला बंदरगाह है। BO चिदंबरनार पोर्ट को भारत का पहला ग्रीन अमोनिया हब माना जाता है क्योंकि 2023 में भारत में पहला ग्रीन अमोनिया इंपोर्ट इसी पोर्ट पर हैंडल किया गया था। क्यों इसको माना गया पहला? तो क्योंकि पहली बार अमोनिया हब इसलिए माना गया है कि क्योंकि 2003 में भारत में पहली बार ग्रीन अमोनिया इंपोर्ट इसी पोर्ट पर हैंडल किया गया था, यानी इंपोर्ट किया गया था। तो पहली बार इसीलिए इसको BO चिदंबरनार पोर्ट को भारत का पहला अमोनिया हब माना गया है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है कि ग्रीन अमोनिया क्या है। ग्रीन अमोनिया यानी उत्पादन में हरित हाइड्रोजन जो रिन्यूएबल ऊर्जा से बनाया जाता है। यानी ग्रीन अमोनिया क्या है? तो ग्रीन अमोनिया है क्या? हरित हाइड्रोजन से रिन्यूएबल ऊर्जा से बनाया जाता है, जो हवा से लिया गया नाइट्रोजन का उपयोग होता है। इस प्रक्रिया में कार्बन उत्सर्जन नगण्य होता है, इसलिए इसे ग्रीन अमोनिया कहा जाता है। हवा में से लिया गया नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है इसमें, और इस प्रक्रिया में कार्बन उत्सर्जन का क्या होता है? शून्य मात्रा होता है, इसीलिए इसे ग्रीन अमोनिया कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखते हैं। वर्ष 2016 में वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी डे किस तिथि को मनाया गया? ऑन विच डेट वाज वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी डे ऑब्जर्व इन 2026? वर्ष 2026 में वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी डे किस तिथि को मनाया गया? ऑन विच डेट वाज वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी ऑब्जर्व इन 2026? तो ऑप्शन 1 में है 17 फरवरी, ऑप्शन बी में है 18 फरवरी, ऑप्शन सी में है 19 फरवरी, ऑप्शन डी में है 20 फरवरी। तो वर्ष 2026 में वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 19 फरवरी को वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी डे मनाया जाता है, जो वर्ष 2026 में किस दिन को मनाया गया? तो 19 फरवरी को मनाया गया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए इसके बारे में देखते हैं। जो वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी डे हर वर्ष फरवरी के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है, यानी फरवरी को तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। हर साल 2026 में फरवरी का तीसरा गुरुवार 19 फरवरी को पड़ा, इसीलिए यह दिवस 19 फरवरी को मनाया गया है। यानी वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी डे कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष फरवरी के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। इसीलिए इस साल 2026 में फरवरी का तीसरा गुरुवार 19 फरवरी को पड़ा, इसलिए यह दिवस 19 फरवरी 2026 को दिन मनाया गया। इस दिवस का उद्देश्य क्या है? तो मानव शास्त्र एंथ्रोपोलॉजी के महत्व को उजागर करता है। यह दिन दुनिया भर में मानव समाज, संस्कृति, भाषा और विकास के अध्ययन को क्या करता है? प्रोत्साहित करता है। यानी विकास के अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। तो उम्मीद है कि समझ गए होंगे। तो वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी डे हर वर्ष फरवरी को तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है, जो इस साल पड़ा है तीसरे गुरुवार को पड़ा, इसीलिए 19 फरवरी को पड़ा, इसीलिए यह दिवस 19 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी डे। इसका उद्देश्य क्या है? तो मानव शास्त्र के महत्व को उजागर करना है और मानव समाज के दुनिया के भर में मानव समाज के और संस्कृति को और भाषा
और विकास के अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए इस रूप में मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 19 फरवरी मनाया जाता है। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। यह एक वार्ष क्या है, विश्व मानव विज्ञान दिवस क्या है, तो यह एक वार्षिक उत्सव है जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, आम जनता के बीच मानव विज्ञान एंथ्रोपोलॉजी के रूप में जागरूकता बढ़ाना है। यानी विश्व मानव विज्ञान दिवस क्या है, तो यह एक वार्षिक उत्सव है जिसका मुख्य उद्देश्य आम जनता के बीच मानव विज्ञान के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। विश्व मानव विज्ञान दिवस क्या है, तो यह एक वार्षिक उत्सव है जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो आम जनता के लोगों के बीच मानव विकास एंथ्रोपोलॉजी के बारे में जागरूकता पैदा करना होता है। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि मानव समाज, संस्कृति और जैविक विविधता के समझने के लिए यह विज्ञान कितना उपयोगी या प्रासंगिक है। किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो यह संस्थापक कौन है, तो अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिकल एसोसिएशन के द्वारा इसका स्थापना की गई थी। यानी अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिकल एसोसिएशन के द्वारा स्थापना की गई थी। कब की गई थी तो 2015 में की गई थी इसकी स्थापना। विश्व मानव विज्ञान दिवस की स्थापना 2015 में की गई थी। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगला कंसेप्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने किस वर्ष को भारत फ्रांस नवाचार वर्ष घोषित किया है, तो पीएम नरेंद्र मोदी एंड प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन हैव डिक्लेयर्ड विच ईयर एज द इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन। तो भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने किस वर्ष को भारत का फ्रांस नवाचार वर्ष घोषित किया है, भारत फ्रांस नवाचार वर्ष घोषित किया है, तो ऑप्शन ए में है 2025, ऑप्शन बी में है 2026, ऑप्शन सी में है 2027, ऑप्शन डी में है 2028। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही, इसका आंसर हो जाएगा 2026, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका आंसर हो जाएगा जो 2026, इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, जो भारत और फ्रांस के नवाचार वर्ष घोषित किए हैं 2026 को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं, आइए इसके बारे में देखते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने वर्ष 2026 को आधिकारिक रूप से यानी वर्ष 2026 को आधिकारिक रूप से इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के रूप में लॉन्च किया है। उद्घाटन का समारोह कहाँ हुआ था, तो मुंबई में हुआ, जहाँ इंडिया और फ्रांस इनोवेशन फोरम भी लॉन्च किया गया। प्रमुख फोकस क्षेत्र का है, तो एआई और उन्नत डिजिटल तकनीक, नवाचार और सह विकास, स्टार्टअप, शोध सहयोग यानी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डीपीआई यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र में तकनीकी क्षमता का निर्माण करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा 2026, इसका जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। भारतीय सेना फरवरी 2026 में पहले इंटरनेशनल एडवेंचर चैलेंज कप की मेजबानी कहाँ कर रही है, तो वेयर इज द इंडियन आर्मी होस्टिंग द फर्स्ट एवर IMACC इन फरवरी 2026। भारतीय सेना जो है फरवरी 2026 में पहले इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप IMACC की मेजबानी कहाँ कर रही है, तो ऑप्शन एक में है लद्दाख, ऑप्शन बी में है पूर्वी हिमालय की तलहटी, ऑप्शन सी में थार रेगिस्तान, ऑप्शन डी में है नीलगिरी पर्वत। तो भारतीय सेना फरवरी 2026 में इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप IMACC की मेजबानी कहाँ कर रही है, तो पूर्वी हिमालय की तलहटी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यानी फोथिल्स ऑफ ईस्टर्न हिमालय में इसका आयोजन किया जा रहा है भारतीय आर्मी द्वारा यानी भारतीय सेना द्वारा। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। जो स्थान भारतीय सेना का पहला
पहल है जो इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप यानी IMACC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप इसका फुल फॉर्म होता है, जो 2026 में आयोजन कब किया जाएगा? तो 18 से 23 फरवरी 2026 को कहाँ किया जाएगा? तो पूर्वी हिमालय की तलहटी में, ईस्टर्न हिमालय में किया जाएगा। यह इसमें मेज़बान कौन कौन है? तो भारतीय सेना, साथ ही भारतीय वायुसेना, भारतीय तटरक्षक बल और ITB की टीमें भी इसमें भाग ले रही हैं। जो विदेशी प्रतिभागी कौन कौन देश है? तो इसमें भूटान, ब्राज़ील, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, सऊदी अरब सैन्य टीमें भी इसमें शामिल होंगी। और इसका उद्देश्य क्या है? तो सैनिकों की शारीरिक क्षमता, मानसिक दृढ़ता, टीम वर्क, नेतृत्व, दबाव में निर्णय लेने की क्षमता का परीक्षण इसमें किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पूर्वी हिमालय की तलहटी में फुटहिल्स ऑफ ईस्टर्न हिमालय, जो भारतीय सेना ने पहला इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप का आयोजन कर रही है पूर्वी हिमालय की तलहटी में। तो अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। भारत में रमजान 2026 का पहला रोजा किस तारीख को निर्धारित किया गया? तो जो ऑन विच डेट इज द फर्स्ट फास्ट रोजा ऑफ रमजान 2026 शेड्यूल्ड इन इंडिया। तो भारत में रमजान 2026 का पहला रोजा किस तारीख को निर्धारित किया गया है? तो ऑप्शन 1 में है 18 फरवरी, ऑप्शन बी में 19 फरवरी, ऑप्शन सी में है 20 फरवरी, ऑप्शन डी में 21 फरवरी। तो भारत में जो रमजान 2026 का पहला रोजा किस तारीख को निर्धारित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 19 फरवरी। इसका आंसर हो जाएगा जो भारत में रमजान 2026 का पहला रोजा 19 फरवरी को निर्धारित किया गया है, जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए इसके बारे में देखते हैं। जो रमजान का महीना भारत में 19 फरवरी से 20 मार्च 2026 तक चलेगा। इस दौरान क्या होता है? तो इस दौरान रोजेदार सुबह सहरी से लेकर शाम तक इफ्तार तक रोज़ा रखते हैं और चांद दर्शन की पृष्ठ भारत की मरकजी चांद कमेटी द्वारा निर्धारित किसके द्वारा किया गया है? तो चांद दर्शन की पृष्ठभूमि भारत की जो मरकजी चांद कमेटी और क्षेत्रीय समितियां हैं इसमें, यानी मरकजी चांद कमेटी और विभिन्न क्षेत्रीय समितियां हैं, जैसे इमारत-ए-शरिया पटना में है। लखनऊ की शाही इमाम ने 18 फरवरी को क्या किए लो? 18 फरवरी शाम को रमज़ान की चांद देखने की पुष्टि किए लो। और 19 फरवरी को यानी गुरुवार को पहला रोज़ा रखा जा रहा है, जो चंद्र कैलेंडर पर आधारित है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 19 फरवरी। अगला कंसेप्ट देखते हैं। हाल ही में ताज महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? वेयर डिड द ताज महल 2026 रिसेंटली बिगिन? तो ऑप्शन 1 में दिल्ली, ऑप्शन बी में आगरा, ऑप्शन सी में जयपुर, ऑप्शन डी में है लखनऊ। तो हाल ही में ताज महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? वेयर डिड द ताज महोत्सव 2026 रिसेंटली बिगिन? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आगरा में आयोजित किया गया है। आगरा इसका आंसर हो जाएगा। ताज महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आगरा में इसका आयोजन किया गया है। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो ताज महोत्सव 2026 जो 35वीं एडिशन है 18 फरवरी 2026 से शुरू हो चुका है और 27 फरवरी 2026 तक चलेगा। कुल 10 दिन तक यह चलेगा। जो आगरा शहर में इसका आयोजन किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश के, और यह फतेहाबाद रोड पर विभिन्न स्पोर्ट्स हो रहा है यहाँ पर, यानी फतेहाबाद रोड पर यहाँ पर विभिन्न प्रकार के खेल हो रहे हैं, आयोजन हो रहा है, जिसमें कला हो गया, संस्कृति हो गया, हस्तशिल्प हो गया, व्यंजन बनाने का प्रमोट करना, ताजमहल का यह महल का इसी में पर्यटकों लिए आकर्षक का केंद्र बना हुआ है, जो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है महोत्सव भारत की समृद्धि कला के लिए। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आगरा में आयोजन किया जा रहा है।
तो उम्मीद है कि समझ गए होंगे। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा शांति अधिनियम यानी शांति एक्ट किससे संबंधित है? विच इज द शांति एक्ट रिसेंटली इन डिस्कशन? तो ऑप्शन 1 में सीमा विवाद समाधान, ऑप्शन बी में परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी भागीदारी, ऑप्शन सी में है साइबर सुरक्षा प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी में है नागरिक संशोधन प्रक्रिया। तो हाल ही में जो चर्चा में रहा शांति अधिनियम किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी भागीदारी से संबंधित है। तो शांति अधिनियम यानी शांति अधिनियम शांति एक्ट किससे संबंधित है? तो परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी भागीदारी से संबंधित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। आइए इसके बारे में देखते हैं। इसका पूर्ण नाम क्या है शांति का, शांति एक्ट का? तो सस्टेनेबल हार्नेसिंग एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एक्ट 2025, जो शांति एक्ट 2025 का फुल फॉर्म है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के कानूनी ढांचे को आधुनिक बनाना और निजी क्षेत्र की समिति भागीदारी को अनुमति देना, इसका यही उद्देश्य है। जो भारत के लक्ष्य है कि 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता को हासिल किया जाए। तो भारत का क्या है लक्ष्य? तो भारत का लक्ष्य है कि 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करना है, भारत का लक्ष्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी भागीदारी। तो अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उद्योगिनी बाजार पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ उद्योगिनी बाजार पोर्टल? तो ऑप्शन 1 में ग्रामीण कारीगरों को ऋण प्रदान करना, ऑप्शन बी में महिला उद्यमियों के लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना, ऑप्शन सी में है छात्रों के को कौशल प्रशिक्षण देना, ऑप्शन डी में है कृषि उत्पादों को निर्यात बढ़ाना। तो उद्योगिनी बाजार पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बी इसका आंसर हो जाएगा महिला उद्यमियों के लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना, इसका आंसर हो जाएगा महिला उद्यमियों के लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उद्योगिनी बाजार का पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा महिला उद्यमियों के लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो उद्योगिनी बाजार जो पोर्टल घोषणा कब की गई? तो बजट 2026 से 27 में घोषणा की गई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं और महिला उद्यमियों के लिए एक विशेष प्रकार के डिजिटल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना है, जिसका लक्ष्य है वह ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों महिलाओं अपनी ऑनलाइन मार्केट से जोड़ेंगी और उन उत्पादों को राष्ट्रीय और वैश्विक बाजार में पहुंचाएंगी, बेचेंगी। इसका यही उद्देश्य है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा, महिला उद्यमियों के लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना। अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट के सुप्रीम कोर्ट ने 2026 के पुणे पोर्से उद्घाटन मामले में यानी पुणे पोर्से उद्घाटन मामले में एक आरोपी को किस आधार पर जमानत दी गई? ऑन व्हाट ग्राउंड्स डिड द सुप्रीम कोर्ट ग्रांट बेल टू एन एक्यूज्ड इन द 2024 पुणे पोर्से एक्सीडेंट केस यानी पोर्से दुर्घटना मामले में जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2024 के आरोपी को किस आधार पर जमानत दिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा? तो ऑप्शन 1 में है स्वास्थ्य आधार पर, ऑप्शन बी में सजा की अवधि पूरी होने पर, ऑप्शन बी में है समानता के आधार पर, ऑप्शन डी में जांच एजेंसी की आपत्ति न होने पर। तो इस समाचार में बहुत ही सुर्खियों में रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन समानता के आधार पर यानी ग्राउंड्स ऑफ पैरिटी या ऑन ग्राउंड ऑफ पैरिटी के आधार पर दिया गया है आरोपी को बरी। आइए इसके बारे में देखते हैं क्या है समानता के आधार पर यानी ऑन ग्राउंड ऑफ पैरिटी या ऑन ग्राउंड्स ऑफ पैरिटी।
उसको क्यों बेल मिली है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 18 जनवरी 2026 को अस्पका भाषा मकंदर जो आरोपी हैं वह ब्लड सैंपल टेम्परिंग में शामिल हुए थे, जो उनको जमानत दी गई 2024 के पुण्यपुर से दुर्घटना मामले में, जहां 17 मई 2024 को एक नाबालिग ने नशे में पोर्शे कार चलाकर 2 IT प्रोफेशनल और अनिविश अवधिया और अश्विनी कोष्ठा को मार डाला था। कौन? एक नाबालिग बच्चे ने जो नशे में पोर्शे कार चलाकर 2 IT प्रोफेशनल को क्या किया था? मार डाला था। तो आइए इसके बारे में देखते हैं विस्तार से पूरा, तो अब आपको समझ आएगा। यानी समानता के आधार यानी ग्राउंड्स ऑफ पैरिटी क्या है? तो ग्राउंड्स ऑफ पैरिटी आपको समझ आएगा। ग्राउंड्स ऑफ पैरिटी क्या है? तो यह एक कानूनी सिद्धांत है जिसके अर्थ है कि अदालत एक आरोपी साथ वैसा ही व्यवहार करती है। यानी समानता का आधार यानी ग्राउंड्स ऑफ पैरिटी क्या है? यह एक कानूनी सिद्धांत है जिसका अर्थ है कि एक अदालत एक आरोपी के साथ वैसा ही व्यवहार करती है जैसा उस मामले में समान व्यक्ति वाले किसी अन्य आरोपी के साथ किया गया हो। यानी एक आरोपी को वह साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाता है जो उस मामले में जो समान भूमिका वाले किसी अन्य आरोपी के साथ किया गया हो। तो आइए देखते हैं। तो क्या हुआ? आरोपी पर ब्लड सैंपल स्वैम्पलिंग यानी नाबालिग का ब्लड सैंपल बदलने के कारण उसको आरोपी को सजा दी गई थी, आरोप था, जो पूरे मामलों में वहीं एक ट्विस्ट था। कोर्ट ने पहले ही नाबालिग के पिता, दादा और डॉक्टर्स को बेल दे दी थी, यानी डिफेटेड ट्रायल अभी पेंडिंग में है, लेकिन पैरिटी के कारण बेल मिली है। यानी स्वास्थ्य या अन्य आधार पर नहीं मिला है। उसको किस आधार पर मिला है? पैरिटी के आधार पर बेल मिला है। यानी पिता को भी बेल मिल गया, दादा को भी मिल गया और डॉक्टर्स को अभी बेल दी है, लेकिन उसको क्या किया गया? पैरिटी के आधार पर उस आरोपी को भी बरी कर दिया गया। यानी जज के बेंच जोन थे, कौन कौन थे? VV नागारत्ना और उज्ज्वल भूयान जो थे बेंच के जस्टिस, चीफ सुप्रीम कोर्ट के थे। उन्होंने कहा कि वी विल ग्रांट बेल ऑन द ग्राउंड ऑफ पैरिटी लीव, यानी इस आधार पर उसको आरोपी को रिहा कर दिया गया। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। दिल्ली घोषणा यानी दिल्ली डिक्लेरेशन जिसने 19 फरवरी 2026 को अपनाया गया, किस क्षेत्र से संबंधित है? द दिल्ली डिक्लेरेशन एडॉप्टेड ऑन 19 फरवरी 2026 इज रिलेटेड टू विच फील्ड? दिल्ली घोषणा पत्र जो 19 फरवरी 2026 को अपनाया गया है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन 1 में है जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन बी में है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस, ऑप्शन बी में समुद्री सुरक्षा यानी मैरीटाइम सिक्योरिटी, ऑप्शन डी में वैश्विक व्यापार। तो दिल्ली घोषणा पत्र जिसे 19 फरवरी 2026 को अपनाया गया किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस इसका आंसर हो जाएगा। दिल्ली घोषणा पत्र जो 2026 को फरवरी में अपनाया गया किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस से संबंधित है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो यह घोषणा 19 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में स्थित भारत मंडपम में आयोजित किया गया था। यह एक वैश्विक AI सम्मेलन के दौरान अपनाया गया, यानी प्रधानमंत्री इसमें मुख्य अतिथि थे। जो इस AI के क्षेत्र में मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जा रही है, यानी इस AI के क्षेत्र में मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जा रही है। जो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस। तो आइए देखते हैं और इसमें क्या है दिल्ली घोषणा पत्र। जो दिल्ली घोषणा पत्र 7 सूत्र यानी इसमें 7 सूत्र दिए गए हैं, जो 7 मार्गदर्शक सिद्धांत AI पर आधारित हैं, जो भरोसा के आधार पर यानी AI सिस्टम विश्वसनीय और सुरक्षित हो, जन केंद्रित हो यानी पीपल फर्स्ट, या हर एल्गोरिदम में मानवीय गरिमा और एजेंसी
को प्राथमिकता दे, नवाचार को बढ़ावा देना है यानी इनोवेशन ओवर रेस्टोरेंट यानी पूर्व प्रतिबंध के बजाय जिम्मेदार विकास को प्रोत्साहन करना है, निष्पक्षता और समानता पर आधारित है यानी पश्चिमी डेटा सेट के कारण उत्पन्न भाषाई और सामाजिक आर्थिक पूर्वाग्रहों को कम करना है, और पांचवा है जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी, तो एआई से होने वाले परिणामों के लिए स्पष्ट उत्तरदायित्व तो होना चाहिए। छठा है जो समझने योग्य डिजाइन होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल बाय डिजाइन का होना जरूरी है। इसमें एआई के निर्णयों में पारदर्शिता अनिवार्य हो ताकि वे ब्लैक बॉक्स ना रहे। अब सातवां है जो सुरक्षा में स्थिरता हो यानी सेफ्टी एंड सस्टेनेबिलिटी होगा यानी उच्च गति प्रसंस्करण और पर्यावरणीय चिंता के बीच संतुलन बना रहे। देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं हाल ही में समाचार में रहा शाहपुर कंडी बांध यानी शाहपुर कंडी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है। जो हाल ही में समाचारों में रहा शाहपुर कंडी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो ऑप्शन 1 में चिनाब, ऑप्शन बी में है रावी, ऑप्शन सी में है ब्यास, ऑप्शन डी में सतलुज। तो हाल ही में जो समाचारों में रहा शाहपुर कंडी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रावी नदी पर स्थित है। शाहपुर कंडी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो रावी नदी पर स्थित है। तो आइए देखते हैं हाल ही में चर्चा क्यों रहा है। शाहपुर कंडी बांध परियोजना जो रावी नदी पर स्थित है, यह परियोजना हाल ही में इसलिए चर्चा में है क्योंकि इसके पूरे होने से रावी नदी का पानी क्या हो जा रहा था, दशकों से बिना उपयोग किए पाकिस्तान में चला जा रहा था। अब वह पूरी तरह से भारत में पंजाब और जम्मू कश्मीर को मिलेगा, जो इंडिया वाटर ट्रीटी 1960 के तहत सही है। क्योंकि भारत के पूर्वी नदियों में, जैसे भारत के पूर्वी नदियाँ रावी हो गई, ब्यास हो गया, सतलज हो गया, यह भारत का पूरा अधिकार है इन नदियों पर। और पश्चिमी नदियाँ हो गया जैसे इंडस, झेलम और चिनाब, इनके मुख्य रूप से पाकिस्तान का अधिकार है। और 2025 में पहलगाम हमले के बाद इस ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया और यह बांध रावी के केवल 20% पानी रोक पाया जाएगा और 80% पानी को पाकिस्तान जाने दिया जाएगा। यह परियोजना परिकल्पना 1989 में हुई थी, जो 1982 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसका नींव रखा था। तो उम्मीद है कि आपको आ गया होगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रावी नदी। अगला कंसेप्ट देखते हैं, बी कॉरिडोर यानी बी कॉरिडोर पहल किस संस्था द्वारा शुरू की गई है। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड द बी कॉरिडोर इनिशिएटिव। इसरो ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी में नाई, ऑप्शन सी है ICAR, ऑप्शन डी में है नीति आयोग। तो बी कॉरिडोर का पहल किस संस्था द्वारा शुरू किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नाई इसका आंसर हो जाएगा। बी कॉरिडोर पहल नाई द्वारा शुरू की गई है, जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नाई, जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं इसका कंसेप्ट। कॉरिडोर यानी बी कॉरिडोर्स यानी पोलिनेटर कॉरिडोर है। कॉरिडोर क्या है, बी कॉरिडोर या पोलिनेटर कॉरिडोर इससे कहा जाता है। यह एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंडल पहल है, यानी एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंडल पहल है। कौन कॉरिडोर, तो बी कॉरिडोर, जिसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI द्वारा, इसका फुल फॉर्म होता है, NHAI का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो इसका फरवरी 2026 में इसे लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, तो राजमार्गों के किनारे क्या करना है, जैव विविधता और परागकण को बढ़ावा देना है, यानी जैव विविधता और परागकण को बढ़ावा देना, यानी रोड के किनारे किनारे जैव विविधता को और परागकण को लगाना है और उसे बढ़ावा देना है। तो आइए इसके बारे में देखते हैं क्या है बी कॉरिडोर। तो यह नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एक अनूठी पहल है, जिसके तहत राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे मधुमक्खियों
अन्य परागकणों जैसे तितलियाँ हो गई, पक्षी हो गए, अनुकूल वनस्पतियों को सतत रैखिक पट्टी विकसित करना है। इससे क्या होंगे, तो ऐसे फूलों और पेड़ों और पौधों लगाए जाएंगे जिससे साल भर पराग यानी पोलन और मकरंद उपलब्ध कराते रहें। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। 23 साल पुरानी यानी कुमिट्टी पाथी रॉक आर्ट यानी कुमिट्टी पाथी रॉक आर्ट किस जिले में स्थित है? कुमिट्टी पाथी जो रॉक आर्ट किस राज्य में स्थित है, हाल ही में चर्चा में रहा? तो विच डिस्ट्रिक्ट इज इन द 2300 ईयर ओल्ड कुमिट्टी पाथी रॉक आर्ट लोकेटेड? ऑप्शन 1 में मदुरई, ऑप्शन बी में है कोयम्बटूर, ऑप्शन सी में हम्पी, ऑप्शन डी में है पुणे। तो 23 साल पुरानी जो कुमिट्टी पाथी रॉक आर्ट किस जिला में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कोयम्बटूर में स्थित है। जो 23 साल पुराना है कुमिट्टी पाथी रॉक आर्ट जो कोयम्बटूर जिला में है। तो आइए इसके बारे में देखते हैं विस्तार से। तो कुमिट्टी पाथी गांव है एक जो कोयम्बटूर जिला के तमिलनाडु में स्थित है। कुमिट्टी पाथी कहाँ है? तो कुमिट्टी पाथी गांव है एक, ठीक, और यह कोयम्बटूर जिला में स्थित है जो पसमालय पहाड़ी तलहटी में स्थित गुफा है। यानी कहाँ पे है? पसमालय पहाड़ी की तलहटी के स्थित एक गुफा है। यह लगभग 23 साल से 3000 वर्ष पुराना है। यह सफ़ेद रंग द्रव्य से बने चित्र जैसे हाथी का चित्र, रथ का चित्र, मानव आकृतियों का चित्र बना हुआ है इस पे सफ़ेद रंग द्रव्य से। और ऐतिहासिक इसका महत्व इसलिए है क्योंकि यह कोंगू क्षेत्र के निवासियों के जीवन को दर्शाता है। किस क्षेत्र को? तो कोंगू क्षेत्र के निवासियों को दर्शाता है। वर्तमान में यह क्या है? तमिलनाडु सरकार द्वारा इस स्मारक को संरक्षित किया गया है और इसे स्मारक घोषित किया गया है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था का अभाव है। हाल ही में यह चर्चा में रहा जो फरवरी 2026 में स्थल पर अतिक्रमण और पेंटिंग को नुकसान पहुंचाए जाने के बाद प्रशासन ने क्या किया है? कड़ी कार्रवाई की है। यानी प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। तो सेशन यहीं पर समाप्त होता है। तो सेशन को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ज़रूरी है ताकि टीम मोटिवेट होके, और आपका मोटिवेशन है, लाइक और सब्सक्राइब ही मोटिवेशन है। तो थैंक यू, मिलते हैं एक नए सेशन के साथ।